हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आप लोगों को फिर से एक बार जेडी केमिस्ट्री क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के साथ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को डिस्कस करने जा रहा हूं। और आज का डिस्कशन समझने से पहले आप लोगों को मेरा पिछला डिस्कशन जो कि है आपका नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसे समझना जरूरी है, क्योंकि उसी का ही कंटिन्यूएशन हो रहा है इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दी बोर्स मॉडल ऑफ एटम। ये सब हम लोग जान रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने मेरा पिछला डिस्कशन नहीं देखा, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग काइंडली मेरा प्रीवियस डिस्कशंस जितना भी हुआ है अब तक उन्हें आप लोग देख लीजिएगा, ताकि आज का जो प्रेजेंट डिस्कशन जो होने जा रहा है उसे आप लोग अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो उन सब डिस्कशंस का मैंने पूरा प्लेलिस्ट ऊपर आई बटन पे दे रखा है। एट द सेम टाइम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग उस लिंक को क्लिक कीजिएगा, देखिएगा, ताकि आज का जो प्रेजेंट डिस्कशन जो होने जा रहा है उसे आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। तो चलो बिना देरी करते हुए हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस था उसमें हम लोग ने एक्सप्लेन किया था कि प्रीवियस डिस्कशन के दौरान कि उसमें वेव नेचर भी मौजूद रहता है, लेकिन उस वेव नेचर से हम लोग वेव फेनोमेनन्स कुछ है उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन पार्टिकल फेनोमेनन या तो पार्टिकल नेचर लाइक फेनोमेनन उन सब को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को तो कुछ दूसरा चीज़ चाहिए, ठीक है। जैसे कि पार्टिकल नेचर फेनोमेनन सच एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी से काम नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? हम लोगों ने पिछले डिस्कशन में नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वेव फॉर्म में कंसिडर किया था, तभी जाके हम लोगों ने डिफरेंट वेव लाइक फेनोमेनन को आसानी से एक्सप्लेन कर पाए थे, ठीक है। लेकिन कुछ पार्टिकल नेचर फेनोमेनन है जैसे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एज फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इन सब को एक्सप्लेन हम लोग वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज एबल टू एक्सप्लेन द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बट was not able to explain the particle nature of light such as black body radiation and photoelectric effect। मतलब पार्टिकल नेचर फेनोमेनन को हम लोग वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो एज फॉर एग्जांपल इज अ पार्टिकल नेचर ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसे थोड़ा हम लोग समझते हैं, ठीक है। तभी जाके हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्टिकल नेचर है शायद हम लोग समझ सकेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो पहले देखते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो एन आइडियल बॉडी व्हिच एमिट्स एंड एब्जॉर्ब्स रेडिएशंस ऑफ ऑल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी एंड रेडिएशन एमिटेड बाय दिस बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऐसा बॉडी या तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो रेडिएशंस, जितना भी रेडिएशंस है हमारे यूनिवर्स में, उन सब का जितना भी वेवलेंथ है, मतलब मेरा कहने का मतलब है ऑल द रेडिएशंस हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ, इफ ए बॉडी कैन एब्जॉर्ब विद इन इट देन सच टाइप ऑफ बॉडी इज प्योरली कॉल्ड ए ब्लैक बॉडी। अभी एब्जॉर्ब तक कर लिया, क्या वही रेडिएशंस फिर से वो कंप्लीटली एमिट कर पाएगा? एमिट मतलब छोड़ना, अगर छोड़ सकता है अपने बीच से, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहेंगे। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा बॉडी जो ऑल रेडिएशंस हैविंग एनी टाइप ऑफ वेवलेंथ इट कैन एब्जॉर्ब, तब उसे हम लोग ब्लैक बॉडी कहेंगे। और अगर वो उसी रेडिएशंस को जो एब्जॉर्ब किया है उसे वापस अगर एमिट कर सकता है, या तो जितना भी रेडिएशंस वो एमिट करेगा आफ्टर एब्जॉर्बिंग the radiations of different wavelength, that type of radiations is called as what? Black body radiation, or phenomenon may also be called as black body radiation phenomenon,
समझ में आ रहा है? अच्छा, देखिए ये एक एग्जांपल देखिए, ठीक है, ये एग्जांपल मतलब ये एक एक्सपेरिमेंटल फेनोमेनन है, ठीक है। ये फेनोमेनन क्या कहा गया कि एट ए गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ वेवलेंथ। मतलब ब्लैक बॉडी ने तो आपका वो जितना रेडिएशन था उसे तो एब्जर्व कर लिया, अभी एमिट करने का बात आया, उसे छोड़ना है, उन सब रेडिएशंस को उसे छोड़ना है, अभी छोड़ने का बात आया, मतलब रेडिएट करना है, उस वहाँ से निकलना है। निकलने के लिए क्या कहा, वो जब निकलेगा उसका इंटेंसिटी देखिए, इंटेंसिटी वो तो एमिट करेगा, रेडिएशन को अभी एमिट करना है। उसने मान लीजिए कोई एक रेडिएशन को एब्जर्व किया था, वापस वहाँ पे कुछ प्रोसेसिंग हो गया मान लीजिए, उसे छोड़ना है, वहाँ से छोड़ना है, निकलना है, ठीक है। वो सब रेडिएशंस का इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी इंक्रीज होता है कब, वो डिक्रीज इन वेवलेंथ, वो डिक्रीज इन वेवलेंथ। तो मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में, मान लीजिए ये एक T1 T2 टेम्परेचर, ये T2 टेम्परेचर में जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को एब्जर्व किया था, मान लीजिए दो ही रेडिएशन ऐसे कुछ एब्जर्व किया था, उनको छोड़ना है, उनको अभी एमिट करना है, रेडिएट करना है। तब देखा गया एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में, यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तब वो जब एमिट करेगा, रेडिएशन जब एमिट करेगा उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा, उसका इंटेंसिटी बढ़ेगा। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में वो रेडिएशन का इंटेंसिटी बढ़ेगा विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ। देखिए विथ डिक्रीज इन, क्लियरली नोट कीजिए, विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ, है ना। देखिए यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ रहा है विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ, और वो जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम होता है एट ए पार्टिकुलर wavelength, and then the intensity further decreases, फिर से डिक्रीज हो रहा है ना। तो ये टेम्परेचर के ऊपर बेस्ड है। जैसे कि T2 टेम्परेचर में ऐसा आ रहा है आपका वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विथ वेवलेंथ, T1 टेम्परेचर में आपका ऐसा आ रहा है ग्राफ। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेडिएशन एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी is maximum at a particular wavelength, and that maximum occurs with the decrease in wavelength। मतलब ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जितना भी रेडिएशन एब्जर्व करेगा, उन्हें जब फिर से एमिट करेगा, तब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर that intensity of the radiation emitted is increasing with the decreasing wavelength, and that increasing intensity gets maximum at a particular wavelength। समझ में आ रहा है आप लोगों? ये ग्राफ एक एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है। ये ग्राफ से तो हम लोग को यही पता चल रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी increases with decreasing wavelength, and it becomes maximum at a particular wavelength, and then further decreases with continuous decrease in wavelength। समझ में आ रहा है? अच्छा, it is clear from the figure that at each temperature there is a wavelength at which the intensity of the radiation is maximum। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? मतलब कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में एक ऐसा वेवलेंथ रहेगा जहां पे इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम। मतलब एक पार्टिकुलर ऐसा टेम्परेचर, पार्टिकुलर ऐसा वेवलेंथ रहेगा। मतलब यहाँ पे मैंने दो टेम्परेचर दिखाया हुआ है, T1 और T2, जहाँ पे T2 इज कंसिडर्ड हायर देन दैट ऑफ T1, जिसके वजह से इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है ना, इसका इंटेंसिटी कम है ना। T3 होता तो ये ग्राफ और ऐसा होता, है ना, ऐसा होता। T3 होता तो T4 होता तो और ऐसा होता, है ना। तो इससे क्या पता चल रहा है?
इससे पता चल रहा है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में एक डेफिनिट एक स्पेसिफिक वेवलेंथ है जिसपे आपका इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड इज मैक्सिमम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यही फेनोमेनन जो है ना, उसी को ही हम लोग कहते हैं क्या, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ध्यान से समझिएगा आप लोग कि ऐसा बॉडी जो सभी रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एब्जर्व करता है, वापस उसे जब छोड़ता है या तो एमिट करता है, तब उन सब रेडिएशंस को हम लोग कहेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और उन सब रेडिएशंस का जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी इंक्रीज होता है विथ डिक्रीज इन वेवलेंथ, एंड दैट डिक्रीज इज that increase in intensity is increasing and gets maximum at a particular wavelength, and then gradually decreases with increasing in wavelength। समझ में आया? ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स के ऊपर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज़ है ये हम लोग अभी चलो समझते हैं। ठीक है, the phenomenon of ejection of electrons from the surface of a metal when light of suitable frequency strikes on it is called photoelectric effect. The emitted electrons are called photoelectrons. ये एक सिंपल सा phenomenon है जहाँ पे क्या कहा गया कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का काम किसका सरफेस से, मेटल का सरफेस से। वो सभी मेटल का सरफेस से नहीं निकलेगा, वो पार्टिकुलर कुछ मेटल से या तो कुछ स्पेसिफिक मेटल से, कुछ चुनिंदा मेटल से, जिनका सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, ठीक है, वो किसका सहायता से, लाइट का सहायता से, सनलाइट का सहायता से। और उस इलेक्ट्रॉन्स को जब हम लोग निकाल लेंगे सरफेस से, तब उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और वो कंप्लीट फेनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। समझ में आया? फिर से मैं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ स्पेसिफिक मेटल्स है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स या तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना कुछ आसान है, आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसे कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, बाय अप्लाइंग सनलाइट। उनमें जब हम लोग सनलाइट छोड़ते हैं या तो सनलाइट से स्ट्राइक करवाते हैं, तब उसका सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाता है, या तो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से भाग जाता है। जब भागने लगता है मेटल से डिटैच होकर, या तो मेटल को छोड़ के भागने लगता है, उस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और फेनोमेनन को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। आप देखिए, यहाँ पे देखिए एक इवैक्यूएटेड चैम्बर रखा गया, और वहाँ यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड है, एक आपका हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एक हो गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया आपका एक मेटल सरफेस। वो मेटल पोटेशियम हो सकता है, रुबिडियम हो सकता है, सीजियम हो सकता है। दीज आर फोटोसेंसिटिव मेटल्स या तो मटेरियल्स। ठीक है, और ये हो गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, जब ये मेटल सरफेस के ऊपर हम लोगों ने लाइट से स्ट्राइक करवाया, तब क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गया, और जाकर कहाँ ये हुआ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ वो जाके बैठ गया, या तो वहाँ पे जाके सेटल हो गया। और तब जाके एक सर्क्यूट फॉर्म हुआ, इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। और उस मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए एमीटर लगाया गया। मतलब वहाँ से समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है। दैट मीन्स फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और करंट, है ना।
तो इससे हम लोगों को क्या पता चला, ये जो इलेक्ट्रॉन्स ही चाहिए आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोगों को मिला कहाँ से? हम लोगों को तो कोई आयोनिक सॉल्यूशन से नहीं मिला, या तो कोई गैस को आयोनाइज करके नहीं मिला। हम लोगों को कहाँ से मिला? प्योरली एक मेटल से मिला। कैसे मिला? एक पर्टिकुलर मेटल का जब हम लोगों ने लाइट से स्ट्राइक करवाया, उस मेटल का सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकल कर आ गया, और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा था वो इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट से, और उस फ्लो को हम लोगों ने डिटेक्ट किया भैया एमीटर, और वहाँ पे एट द सेम टाइम एक डिटेक्टर भी था। उस डिटेक्टर से भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स का मौजूदगी को हम लोगों ने महसूस किया। और ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप इटसेल्फ एक्सप्लेन्स द फोटोइलेक्ट्रिक फेनोमेनन। और ऐसा जो इलेक्ट्रॉन्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे निकल के जा रहा है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्लियरली, है ना। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंस ऑब्जर्वेशंस देखने को मिला। वो सब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस। समझ में आ रहा है? मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल कर तब आ जाता है जब लाइट मेटल सरफेस में जाके स्ट्राइक करता है, इससे पहले निकल के नहीं जाता है। अनलेस एंड अनटिल लाइट टचेस द सरफेस ऑफ द मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इजेक्टेड। मतलब मेरे कहने का मतलब एज सून एज द लाइट टचेस द सरफेस ऑफ द मेटल्स, इलेक्ट्रॉन्स गेट इजेक्टेड। बट इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलता है जब तक लाइट मेटल सरफेस को स्ट्राइक नहीं करता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कंप्लीटली लाइट फेनोमेनन है, जहां पे लाइट का स्ट्राइक करना जरूरी है मेटल सरफेस में, तभी जाके इलेक्ट्रॉन्स वहां से निकल पाएगा, अदरवाइज नॉट। लेकिन उसमें भी कुछ बात है, हम लोग समझेंगे। फॉर ईच मेटल certain minimum frequency of light is needed to eject the electrons. This is known as threshold frequency and it is different for different metals. और एक बात जो मैंने बोला कि लाइट स्ट्राइक होने के बाद ही मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। लेकिन इसमें भी बात है, सभी लाइट या तो सभी रेडिएशंस क्या इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में समर्थ रहेगा, या तो वो काबिल है। इट मीन्स लाइट हैविंग या और यू कैन से रेडिएशंस हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ इज जस्ट एनफ टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस ऑफ स्पेसिफिक मेटल? नो, बिकॉज it should have certain minimum frequency. That means certain minimum frequency चाहिए एक पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर रेडिएशंस का, ताकि उस इलेक्ट्रॉन्स को निकलने में वो सहायता कर सके। अगर वो सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी उस रेडिएशन में नहीं होगा तब उस इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकल पाएगा, उससे कम होगा तो नहीं निकल पाएगा, मिनिमम से ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी जाके इलेक्ट्रॉन्स को वो निकल पाएगा। एटलीस्ट वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और वो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो आपका वेरी करेगा फ्रॉम मेटल टू मेटल। मतलब पर्टिकुलर एक मेटल के लिए एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, दूसरा मेटल के लिए आपका दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा, और एक मेटल आ गया मान लीजिए उसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा डिफरेंट होगा, है ना। मतलब पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सब का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आएगा। किसी में देखा गया कि कमती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो गया सरफेस से, ऐसा भी हो सकता है, जिसके लिए यहाँ पे कहा इट विल वेरी फ्रॉम मेटल टू मेटल। समझ में आ रहा है? The kinetic energy of ejected electron is directly proportional to the frequency of the incident radiation and is independent of the intensity. मतलब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स निकाल के जाएगा, कुछ एनर्जी, कुछ फ्रीक्वेंसी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से हम लोग निकाल सके।
निकालने के बाद जब वो इलेक्ट्रॉन्स भागने लगेगा तब उसमें किस टाइप ऑफ एनर्जी आएगा, उसमें आएगा मूविंग एनर्जी, एंड दैट मूविंग एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। और वो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। समझ में आ रहा है? इट इज नॉट dependent on the intensity of the radiation, it is purely dependent on the frequency of the incident radiation। समझ में आया? मतलब पहला आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है, निकलने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, बाद में निकलने के बाद उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है ताकि वो मूव कर सके टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एज पर दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट, वो मूवमेंट होने के लिए उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा। उस काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, नॉट ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, दैट इज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। समझ में आ रहा है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकंड फ्रॉम द मेटल सरफेस डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। वो तो सही बात है, वो पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा वो आपका इलेक्ट्रॉन्स निकालने के बाद, लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा वो तो आपका इंटेंसिटी या तो ब्राइटनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, वो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, बट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन्स, या तो कितना ताकत चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, हाँ, मेटल सरफेस से कोई एक रेडिएशन से, वो डिपेंड करेगा उस रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी के ऊपर। लेकिन कितना इलेक्ट्रॉन्स निकालना है वहां से वो डिपेंड करेगा आपका इंटेंसिटी या तो ब्राइटनेस ऑफ द रेडिएशन के ऊपर। समझ में आया आप लोगों को, है ना? ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन की तरफ। ये जो थ्योरी है इसे हम लोग समझने के लिए इसका कुछ पोस्टुलेट्स हम लोगों को जानना जरूरी है। वो पोस्टुलेट्स क्या है, चलो देख लेते हैं। द रेडिएंट एनर्जी इज नॉट एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड कॉन्टिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटा। इज सच quantum is associated with a definite amount of energy. In case of light, the quantum of energy is often called photon. मतलब कोई भी एनर्जी, कोई भी बॉडी जब एब्जर्व करेगा वो कंटिन्यूसली एब्जर्व नहीं करेगा, या तो जब रेडिएट करेगा या तो जब एमिट करेगा एनर्जी को या तो रेडिएशंस को, तब वो कंटिन्यूसली नहीं करेगा, उसमें डिसकंटिन्यूएशन आएगा। मतलब वो उसमें ब्रेक्स आएगा। वो ब्रेक्स क्यों आता है? क्योंकि तब वो जब एमिट करता है या तो एब्जर्व करता है, वो छोटा छोटा पैकेट्स में एनर्जी को एब्जर्व करता है, और छोड़ने का टाइम में भी उन सब एनर्जी को छोटा छोटा पैकेट्स में ही छोड़ता है। तो उन सब पैकेट्स को हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटम कहेंगे। प्लूरल फॉर्म इज क्वांटा। ठीक है, और फॉर कंसिडरिंग लाइट, या तो इन केस ऑफ लाइट, दैट क्वांटम ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज व्हाट? फोटॉन। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन यही कहता है कि कोई भी एक बॉडी जब रेडिएशंस को एमिट करेगा या तो एब्जर्व करेगा, तब वो एमिशन और एब्जर्प्शन जो भी होगा वो डिसकंटिन्यूअसली होगा, बट नॉट कंटिन्यूअसली, और होगा वो इन द फॉर्म ऑफ सम पैकेट्स, and those packets are called as quanta. In case of light, it is called as photon. समझ में आ रहा है? अच्छा, the amount of energy associated with a quantum is directly proportional to the frequency of light. मेरा कहने का मतलब है
कोई भी एक रेडिएशन से रिलेटेड अगर कुछ एनर्जी होगा, है ना, एनर्जी तो होगा ही। कोई एक बॉडी जब कोई रेडिएशन को जो एब्जर्व करेगा, उस रेडिएशंस का कुछ एनर्जी होगा, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। मतलब एनर्जी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? क्लियर? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, मतलब उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड करेगा एनर्जी ऑफ द रेडिएशंस एब्जॉर्ब्ड। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तब एनर्जी ज़्यादा होगा। यानी अगर किसी ने हाई एनर्जी रेडिएशंस को एब्जर्व किया है तो एमिट किया डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, मतलब उस टाइप ऑफ रेडिएशंस का फ्रीक्वेंसी भी उतना ही ज़्यादा है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर से, और E equal to h nu, and this h is called what? Your Planck's constant. And its value is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये दो पोस्टुलेट्स को अब तक हम लोगों ने समझा है कि कोई भी एक बॉडी जब रेडिएशंस को एमिट करेगा या तो एब्जर्व करेगा, वो डिसकंटिन्यूअस होगा, वो डिसकंटिन्यूअसली होगा, कंटिन्यूअसली नहीं होगा। ठीक है? और वो जो पैकेट ऑफ एनर्जी होगा, उस पैकेट ऑफ एनर्जी वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो रेडिएशंस का। दैट इज एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। एंड वहाँ से एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को क्या कहेंगे हम लोग? प्लैंक्स कांस्टेंट कहेंगे। उसका वैल्यू है 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? The total amount of energy emitted or absorbed by a body will be some whole number multiple of quantum। मतलब वो तो डिसकंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट या तो एब्जॉर्ब करते रहेगा। तो कितना टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब किया, कितना टोटल एनर्जी उसने रेडिएट किया या तो एमिट किया, इट इज सिंपली ए होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटम। होल नंबर मल्टीपल मतलब E इक्वल टू एच न्यू अगर होता है, अगर एक क्वांटम एब्जॉर्ब किया 1 एच न्यू हो सकता है, 2 एच न्यू हो सकता है, 3 एच न्यू हो सकता है, लेकिन होल नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 एच न्यू, ऐसा नहीं होगा। 2.5 एच न्यू, ऐसा नहीं होगा, ऐसा आपका नहीं होगा। इट शुड बी योर होल नंबर मल्टीपल ऑफ क्वांटा, दिस इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ एच न्यू। समझ में आ रहा है? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी पॉकेट ऑफ लाइट सपोर्ट्स द कॉर्पस्कुलर थ्योरी। यही से आपका आगे पार्टिकल नेचर, अगर पार्टिकल नेचर नहीं होता, ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म तो आता ही नहीं, वो तो कंटिन्यूअस होता। वेव नेचर अगर होता तो वो कंटिन्यूअस होता। पार्टिकल नेचर है, मौजूद है, तभी ना आपका वो डिसकंटिन्यूअस हुआ। इससे ही आपका कॉर्पस्कुलर कैरेक्टर मतलब पार्टिकल लाइक कैरेक्टर को दर्शाता है। यहीं से आपका एक्सप्लेन होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ए ब्लैक बॉडी एज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी एट डिफरेंट टेम्परेचर। वो जो ब्लैक बॉडी जो रेडिएट करता है एनर्जी, तो एमिट करता है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, है ना। वो क्या है? वो तो आपका पार्टिकल नेचर ही तो दर्शाता है, क्योंकि वो पार्टिकुलर टेम्परेचर में रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, है ना। वही हो गया आपका पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। समझ में आ रहा है ना आपका? क्योंकि वो तो रेडिएशंस को एमिट करेगा, जब एमिट करने लगेगा तब वो इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स एमिट करेगा, rather than continuously emitting radiations, है ना। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? अच्छा,
तो अभी हम लोग और एक चीज़ समझते हैं, द एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग क्वांटम थ्योरी। तो ये क्वांटम थ्योरी क्या है? एक्चुअली पार्टिकल नेचर को ही हम लोगों को एक्सप्लेन करने में सहायता कर रहा था ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कॉर्पस्कुलर बिहेवियर है उसे ही वो एक्सप्लेन कर रहा है, और किसका? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है, हाँ, उसे भी। तो अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखिए वो कैसे सहायता करता है हम लोगों को। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, व्हेन अ फोटो स्ट्राइक्स a metal surface, some of its energy is used up to eject the electrons from the metal atom, that is equal to the energy binding of the electrons with the nucleus, and the remaining energy is given to eject the electron in the form of kinetic energy. This may be expressed as energy of striking photon equal to binding energy plus kinetic energy of the ejected electron. अब तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक मेटल सरफेस है, फोटो सेंसिटिव मेटल है, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से हम लोगों ने स्ट्राइक करवाया, लाइट से स्ट्राइक करवाया, ठीक है। स्ट्राइक करवाने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल कर यहाँ से भागने लगा। जब वहाँ से निकल कर भाग रहा था, उनमें किस टाइप ऑफ एनर्जी का प्रेजेंस हुआ? उनमें एनर्जी का प्रेजेंस हुआ काइनेटिक एनर्जी, मतलब उनमें काइनेटिक एनर्जी आ गया। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स, इन सब इलेक्ट्रॉन्स में काइनेटिक एनर्जी से पहले उनमें कुछ दूसरा एनर्जी दिया गया, ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से निकलने में समर्थ हो, या तो उन्हें निकलने में सहायता कर सके। और उस एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे? आपका बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे, या तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहेंगे। तो इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि जो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग निकालते हैं, जो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग निकालते हैं कोई पर्टिकुलर या तो स्पेसिफिक मेटल के सरफेस से, उन सब इलेक्ट्रॉन्स का, हाँ, एक्चुअल एनर्जी क्या है? एक्चुअल एनर्जी होगी आपका बाइंडिंग एनर्जी, जो हम लोग उसे निकलने के लिए देते हैं, प्लस निकलने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी आता है, यदि काइनेटिक एनर्जी, उन सब का एडिशन को हम लोग कहेंगे आपका एनर्जी ऑफ द, या तो फाइनल एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है? या तो एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन भी कह सकते हैं, क्योंकि उतना एनर्जी तो उस फोटोन में होना चाहिए, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकाल सके, और फाइनली उस इलेक्ट्रॉन्स में वो पर्याप्त मात्रा में उसमें काइनेटिक एनर्जी आए, वो आसानी से ट्रेवल कर सके टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। तो वो जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेगा, कैसे निकल रहा है? कुछ उस लाइट का कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, या तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मतलब एनर्जी ऑफ द स्ट्राइकिंग फोटोन अगर हम लोग मानते हैं h न्यू इक्वल टू h न्यू, बाइंडिंग एनर्जी विल बी h न्यू नॉट, दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। प्लस हाफ m v स्क्वायर। समझ में आ रहा है? दिस इज योर एनर्जी ऑफ द फोटोन और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लिविंग ऑन द सरफेस। दिस इज योर what? Threshold frequency, and this is the kinetic energy of the ejected electrons. समझ में आ रहा है? क्लियर? तो आपका क्या पता चल रहा है कि
मेटल सरफेस से, कोई स्पेसिफिक मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए उन सब रेडिएशंस का एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, या तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को हम लोग मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। उस मिनिमम एनर्जी, या तो उस फ्रीक्वेंसी को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी अगर कहेंगे तो थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कह सकते हैं, तभी जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएगा। लेकिन वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना निकलेगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएगा कि नहीं। लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलने का जो फैक्ट है वो डिपेंड करेगा आपका इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द रेडिएशन के ऊपर। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस विल डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन बट नॉट अपॉन द फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, तो ये आपका वेरिएशन करेगा। तो हम लोगों को क्या पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या तो लाइट, जो सनलाइट है, उन सब में आपका पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों मौजूद है। दैट मीन्स वी आर एबल टू एक्सप्लेन और एबल टू consider light as well as electromagnetic radiation as dual nature और dual characters। समझ में आ रहा है? तो ये सब हम लोग क्यों जान रहे हैं? ये सब जानने का एक ही कारण है, ताकि हम लोग नेक्स्ट मॉडल ऑफ एटम, दैट इज बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, उसे हम लोग समझने में थोड़ा आसान महसूस कर सके। ठीक है, तो मेरा जो आज का जो डिस्कशन है यहीं पे समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छा से ये डिस्कशन को समझा होगा। अगर जिन्होंने नहीं समझा, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज कमेंट्स कीजिएगा। ठीक है, और अगर समझ में आया तो ये डिस्कशन देखने के बाद इस डिस्कशन को एक लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाय प्रेसिंग दी बेल बटन, और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस चैनल के बारे में, ताकि उन लोगों को भी कुछ बेनिफिट्स हो ये सब डिस्कशन से। ठीक है, तो एट लास्ट आई वांट टू